एंड ये वीडियो पे कल आप लोगों ने मेरे लाइव पे बहुत ज़्यादा बात की कि भैया हमें आरजीपीवी के एग्ज़ाम में हमें लिखना कैसे है कि हमें अच्छे मार्क्स मिले। क्योंकि देखो आप लोग पढ़ के तो जाते हो, बट बहुत से लोगों का क्या होता है कि मतलब बैक आ जाता है। मतलब वो उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता है, उनको कॉन्फिडेंस भी होता है कि हम पास हैं, बट ऐसे क्या चीज़ें होती है कि जो आपका बैक आ जाता है एंड बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है? देखो सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताना चाहूँगा, देन मैं ये वीडियो को आगे प्रोसीड करूँगा। तो सबसे पहला जो हमारा चीज़ है वो क्या है कि भाई देखो हम पेपर को अच्छे से तैयार करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेपर को अच्छे से तैयार करते हैं, ठीक है। पेपर अच्छा जाता है, ओके। पेपर में क्वेश्चन वही आते हैं जो हम पढ़ के जाते हैं, बट जब रिजल्ट आता है तो हमें क्या मिलता है कि हमारा बैकलॉग लग गया है। ये सो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो ये चीज़ क्यों आती है, अब मैं इसके बारे में ही बात करूंगा। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी एग्ज़ाम दो, कोई भी आप एग्ज़ाम दो, सो उसमें आपका मैटर क्या करता है, आपका प्रेजेंटेशन, ठीक है। सो एग्ज़ाम में सबसे पहली चीज़ क्या मैटर करती है, आपका प्रेजेंटेशन, ठीक है। सो प्रेजेंटेशन इट मीन्स, देखो प्रेजेंटेशन का मतलब ये क्या होता है कि समझो, जो हमारे आरजीबीवी के एग्जाम एग्जाम की कॉपी को चेक करने वाले जो सर होते हैं, उनके पास एक कॉपी तो होती नहीं, उनके पास लॉट्स ऑफ कॉपीज होती है। तो उनको बहुत सारे कॉलेजेस की कॉपी चेक करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले सपोज मैं एक टीचर हूँ एंड मेरे को कॉपी चेक करनी है, तो जो मेरा माइंड सेट होगा तो क्या होगा, पहली कॉपी मैंने उठाई, तो पहली कॉपी मैंने उठाई, मैं पहला रीड करूँ। सबसे पहले तो मैं उसको प्रेजेंटेशन देखूँ, कॉपी की कॉपी गंदी ना हो। अरे भाई ये देश क्यों है? सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, कॉपी गंदी ना हो, ठीक है। गंदी के साथ साथ क्या ना हो, कटी पिटी ना हो, ठीक है। कटी ना हो एंड उसमें एक भी पेन के स्लेस ना लगे, मतलब कटा भी ना हो, और सारी चीजें, ठीक है। और बढ़िया नीट एंड क्लीन लिखी हो, ठीक है। सो सबसे पहले मैं इतनी चीजें देखूंगा, ठीक है। देन दूसरी चीज मैं फिर क्या करूंगा, रीड करूंगा। रीड क्या करूंगा कि बच्चे ने एक्चुअल आंसर लिखा है या एक्चुअल आंसर नहीं लिखा है, या उसने क्या लिखी है, स्टोरीज लिखी है, स्टोरीज लिखी या एक्चुअल आंसर लिखा है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज, अगर आपकी कॉपी कटी या गंदी होगी, मतलब उनको प्रॉब्लम होगी पढ़ने में या समझने में, तो पहला आपका यहाँ पे एक पॉइंट गलत हो गया। दूसरी चीज, अगर आपने एक्चुअल आंसर लिखा तो ऑल द बेस्ट, मतलब अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपने स्टोरीज लिखा है तो भाई वो यहाँ पे दूसरे कट गए, तो ये दो क्रॉस लग गए। तो भाई ये समझो कि दो क्रॉस लग गए, इट मीन्स आपका वो आंसर काट दिया जाएगा। क्यों काट दिया जाएगा? पहली डिमांड उनकी क्या है कि आप क्वेश्चन, मतलब पहली डिमांड क्या है कि जो क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन की वो ये डिमांड है कि भाई जो उसने पूछा है तो सबसे पहले क्वेश्चन को प्रोवाइड करो। सपोज क्वेश्चन ने ईडीटीए पूछा हुआ है, मैं आपको एक नॉर्मल कोई टॉपिक बता रहा हूँ एंड आप कोई अलग टॉपिक लिख रहे हो, तो ये स्टोरी ही हो गई। सो आपको इसका मार्क्स नहीं मिलेगा। एंड दूसरी चीज, अगर आपने ईडीटीए सही लिखा है एंड जो इसके मेन पॉइंट्स हैं, जैसे आपका जो भी मेन पॉइंट्स है, जैसे इसकी जो रिएक्शंस हैं, जो सारी चीजें हैं, तो अगर आपने सही भी लिखा है एंड सपोज जैसे मैंने एक्चुअली लिखा, जैसे ये मैंने कटी लिखा, समझ लो, देखो मैं आपको लिखता हूँ कटी, ये मैंने कटी लिख दिया, ये आपको बहुत से लोगों को समझ नहीं आएगा। सो इट्स अ मेन प्रॉब्लम, ठीक है। सो यही मेन प्रॉब्लम है कि अगर एग्जामिनर को समझ नहीं आया कि आपने लिखा क्या है, सो ये भी आपके लिए एक प्रॉब्लम है, ठीक है। सो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है कि क्वेश्चन आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखो। आप एक चीज समझो कि मैं एक चीज बता देता हूँ कि टॉपर जैसा सोचो। सपोज टॉपर, आप भी टॉपर हो, बट सोचो एक टॉपर का माइंड सेट रखो कि यार मैं, मेरे को टॉप करना है, थोड़ा सा अपने अंदर से भूख जगाओ। सो सबसे पहली चीज क्या करना है आपको, सबसे पहले जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर को क्या करो, रीड करो। रीड करने के बाद क्या करो भाई, देखो रीड कर लिया, ठीक है। रीड करने के बाद 8 क्वेश्चन में वो 5 क्वेश्चन उठाओ जो आपसे बहुत बढ़िया बन रहे हो, ठीक है। आपने सब, चलो 5 क्वेश्चन सिलेक्ट हो गए, ठीक है। 5 क्वेश्चन सिलेक्ट हो, अब उन 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन चूज करो जो आपको बढ़िया पहले पेज पे लिखना। तो सपोज ईडीटी हमने चूज कर लिया, या कोई भी जो भी आप XYZ। फिर उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद ईडीटीए को डिफाइन करो अच्छे से। अब डिफाइन कैसे करना है, मैं अब आपको लेके चलता हूँ, आपको मेरे एक
PDF पे, एंड मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से, देखो ये पूरा PDF वेल ऑर्गेनाइज PDF है, एंड देखो कितना बढ़िया लग रहा है, मतलब पढ़ने में मजा आएगा यार भाई। देखो समझो यार, इतना अच्छा PDF है कि यार भाई सामने वाला टीचर बहुत अच्छे से पढ़ सकता है, एंड उसको सारी चीजें समझ में आ सकती है, ठीक है। एंड मैं आपको अब कुछ टॉपिक्स दिखाऊंगा जिसमें आपको पढ़ना है एंड समझना है कि लिखना कैसे है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम, जैसे सपोज कोई एक टॉपिक सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, कौन सा करूँ, आप लोग भी बता सकते। सपोज चलो यही यही सिलेक्ट करते हैं, ओ ISO एंड OSI मॉडल। सो बहुत से लोगों को इसका पता होगा, ठीक है। सो देखो मैं सबसे पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, OSI मॉडल एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मॉडल है जो एक्सप्लेन करता है कि डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर सकते। तो देखो मेरे जो जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसे मैं खुद के एग्जाम के लिए भी पढ़ता हूँ, ठीक है। बिकॉज देखो मेरे को रट्टा मारने की आदत नहीं है, एंड मैं रट्टा मार के जाता नहीं हूँ, एंड मैं चीज़ें समझ के जाता हूँ, चाहे आप हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, या दोनों का मिक्स पढ़ो, बट आपको एट द एंड चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि भाई OSI मॉडल होता क्या है एंड OSI का फुल फॉर्म क्या है। एंड फिर दूसरा OSI का फुल फॉर्म लिखा मैंने, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI मॉडल को किसने डेवलप किया था, ISO ने डेवलप किया था 1995 में, एंड इसके शेयरिंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, किस लिए, फॉर शेयरिंग स्टैंडर्डाइजिंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए, अलग अलग सिस्टम में को कनेक्ट करने के लिए ओपन किया जाता है। तो देखो मैंने चार पांच लाइन में इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि ISO या OSI मॉडल होता क्या, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसको बताया कि OSI में 7 लेयर होती हैं। 7 लेयर कौन कौन सी, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, एंड नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड सेशन लेयर, एंड प्रेजेंटेशन लेयर, एंड एप्लीकेशन लेयर। तो देखो एक पेज पे मैंने सिर्फ कितना डिफाइन किया है कि मैंने उसको डिफाइन किया है कि भाई ये क्या चीजें होती हैं, एंड इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको किसने बनाया था, ये किस चीज के लिए यूज होता है, एंड OSI मॉडल की मैंने 7 लेयर लिख दी, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इसमें डायग्राम है, तो मैंने डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो 2 पेज मेरे भर गए, तो बहुत अच्छा है, ऑर्गेनाइज्ड है। फिर इसके बाद मैंने इसमें क्या बताया, इसमें चलो मैंने क्या बता दिया कि TCP IP मॉडल भी इसमें समझा दिया, TCP और IP मॉडल। तो इसी में मैंने समझा दिया कि इसमें 4 लेयर होती है TCP IP में, और OSI में हमारे 7 लेयर होती है। तो मैं इनके बीच के कनेक्शन बता दी, फिर मैंने इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। देखो मतलब अब मैंने इसको क्या एक्सप्लेन किया, देखो सबसे पहले मैंने कौन सा एक्सप्लेन किया, फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर के बारे में मैंने एक पेज लिखा, मतलब 4-5 पॉइंट लिखे। फिर डेटा लिंक लेयर के बारे में मैंने लिख दिया। फिर मैंने इसी प्रकार से नेटवर्क लेयर के बारे में लिख दिया, ठीक है। एंड नेटवर्क लेयर के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एंड देखो प्रेजेंटेशन लेयर के बाद मैंने क्या लिखा, एप्लीकेशन लिखा, एप्लीकेशन लेयर के बाद TCP IP मॉडल डिफाइन किया कि TCP IP मॉडल का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है या इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इसकी चार लेयर नेटवर्किंग फ्रेमवर्क होती है। इसका काम होता है डिवाइस के बीच में रिलायबल कम्युनिकेशन एनेबल करना इंटरकनेक्ट नेटवर्क पे, ठीक है। हर लेयर का स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो नेटवर्क कम्युनिकेशन को अलग अलग एक्सपेक्ट पे मैनेज करता है। फिर मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। फिर मैंने इसके बीच में डिफरेंस एक्सप्लेन कर दिया कि TCP IP मॉडल में 4 लेयर होती हैं, एंड OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, 7 लेयर होती है। मैंने इसका डायग्राम बना दिया, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर मैंने OSI मॉडल एंड TCP IP मॉडल को डिफाइन कर दिया। तो मतलब डिफाइन कर दिया, इट मींस इसका डिफरेंस लिख लिया। तो देखो आपको चीजें ऐसे ही पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। अब जैसे सपोज कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा मैंने कि कंप्यूटर नेटवर्क। अब क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, इसके गोल बताओ, गोल के साथ साथ आप क्या बताओ, कंपोनेंट्स बताओ, कंपोनेंट्स के साथ साथ आप क्या बताओ, नेटवर्क आर्किटेक्चर बताओ, इसमें कौन कौन से नेटवर्क आर्किटेक्चर होते हैं, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क बताओ। तो भाई अब देखो इसको समझो, इसको कैसे एक्सप्लेन किया मैंने, समझो। मैंने सबसे पहले लिखा कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम 2 या 2 से ज्यादा डिवाइसेस या कंप्यूटर को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट किया जाता है, ताकि वो डेटा और रिसोर्सेस को क्या कर सके, शेयर कर सके। या कनेक्शन वायर, मतलब जो हमारा कनेक्शन वायर होता है, या कनेक्शन लेस होता है। एक देखो एक वायर्ड कनेक्शन होता है, एक वायरलेस कनेक्शन होता है।
उससे दोनों से कनेक्ट हो सके, ठीक है। फिर हमने गोल इसका एक डायग्राम बना दिया कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का फाइल सर्वर, क्लाइंट, ईमेल सर्वर, क्लाइंट, वेब सर्वर, ठीक। फिर इसके बाद मैंने क्या डिफाइन किया कि गोल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो देखो कंप्यूटर नेटवर्क के गोल क्या है, रिसोर्स शेयरिंग होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, डेटा शेयरिंग होना चाहिए, डेटा सिक्योरिटी मैनेजमेंट होना चाहिए, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए एंड रिलायबिलिटी होनी चाहिए। फिर मैंने इसके कंपोनेंट डिफाइन किए कि कंपोनेंट क्या होगा। तो देखो भाई हार्डवेयर में होगा हमारा सर्वर होगा, क्लाइंट होगा और NIC होगा, मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद केबल एंड कनेक्शन होगा। नेटवर्क डिवाइसेस में क्या होगा, राउटर होगा हमारे पास, स्विच होगा और हब होगा, मॉडीम होगा और सॉफ्टवेयर होगा, मॉडीम होगा। एंड अब सॉफ्टवेयर में क्या होगा, सॉफ्टवेयर में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, प्रोटोकॉल्स होगा। अब आता है भाई ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया में क्या होगा, हमारे पास वायर्ड मीडिया होगा एंड वायरलेस मीडिया होगा। नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड दूसरा हमारा क्या है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो देखो हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, तो देखो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर को मैंने डिफाइन किया, फिर उसका डायग्राम बनाया, एडवांटेज लिखे, डिसएडवांटेज लिखे, सेम एज इट इज मैंने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में किया कि मैंने उसका डिफाइन किया, एडवांटेज लिखे एंड डिसएडवांटेज लिखे एंड मैंने फिर उसका डायग्राम बना दिया। फिर क्लासिफिकेशन बताया कि बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल में आता, पैन आ गया, पैन के बाद लैन आ गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड फिर उसके बाद बेस्ड ऑन नेटवर्क डिजाइन, जैसे वाइड नेटवर्क हो गया, वाइड नेटवर्क के बाद आपका ये तो वाइड एरिया, ये तो उसका है, हाँ। फिर मैंने टोपोलॉजीज डिफाइन कर दी कि टोपोलॉजीज कितनी टाइप की होती है। तो भाई देखो रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ये सारी चीज़ें मतलब आपको देखो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। जैसे मैं एक चीज़ बताऊं कि भाई आप जितना ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखोगे आपको उतना ऑर्गेनाइज नंबर मिलेगा। जितना आपको देखो, जैसे मैं अभी आप मेरे नोट्स देख पा रहे होंगे, आपको कितना बेहतरीन लग रहा होगा नोट्स, ठीक है। सो सेम प्रोसेस आप लोग यही करो कि भाई इतने अच्छा प्रेजेंटेशन दो कि सामने वाला आपके नोट्स देखे तो उसको भी अच्छा लगे। बिकॉज देखो सारा चीज मतलब आप पढ़ के भी जा रहे हो एंड मेहनत भी कर रहे हो एंड ऑल सारी चीजें कर रहे हो, तब भी मार्क्स नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि देखो प्रेजेंटेशन एक इम्पॉर्टेंट या बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है एग्जाम का। अगर सामने वाले को समझ भी नहीं आ रहा आपने लिखा क्या, तो भाई उन्हें आपको मार्क्स क्या देगा। सो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम जो मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। सो प्लीज़ मैं जो बताया हूँ प्लीज़ फॉलो करो एंड यही चीज़ फॉलो की है मैंने एंड मेरा बहुत अच्छे से GPA चल रहा है। आप लोगों को बता दूँ 9.29 एंड SGPA भी बढ़िया चल रहा है भगवान की कृपा से। एंड प्लीज़ जो चीज़ देखो मैं कोई हवा में बात नहीं करता हूँ, जो मेरे पास जेन्युइन रिव्यू होता है या जेन्युइन चीज़ें होती हैं आपको बताने को, मैं वही बताता हूँ। तो प्लीज़ एक बार फॉलो करें एंड रिजल्ट आपको दिखेगा, ठीक है। सो आई होप शायद चीज़ें समझ में आ गई होंगी एंड जिनका भी M2 में बैक है प्लीज़ वीडियो जरूर देखना, क्योंकि एक वीडियो आने वाला है, इस वीडियो के बाद आएगा। सो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर से जरूर देखना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस एंड सारे लेक्चर्स वाइज वीडियो आपको चैनल पर प्रोवाइड है। तो प्लीज़ जाके चैनल को चेक करो एंड थैंक यू। एंड जो भी आप लोगों की क्वेरीज या कुछ भी डिमांड्स हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिएगा एंड थैंक यू।